गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी कायरा रहती है उसको सारी सच्चाइयाँ पता चल जाती है अपने मॉम के मुंह से। उसकी मॉम पहले से ही बताती कि उन्हें तो बहुत पहले से पता था कि रिलेशनशिप रिद्धि के साथ है, पर वो कभी बीच में नहीं आई क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि कायरा कितनी ज़्यादा सीरियस है। लेकिन कायरा का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं रीना का ही नेचर है, क्योंकि वो उनकी बेटी रहती है और उसी का नेचर धीरे धीरे कायरा की लाइफ में आ रहा रहता है। और धीरे धीरे और वही चीज़ जो आंटी है उसे समझाती हैं। कायरा की मम्मी ने इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे से कायरा को समझाया था। कायरा को हर चीज़ें समझ में आती है। कायरा के साथ तनु को भी रियलाइज़ होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े जैसे जैसे हो जाते हैं हम अपने माँ बाप की केयर करना, माँ बाप के बारे में सोचना, हर चीज़ भूल जाते हैं। हमारे लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी खुशियाँ कहाँ पर है, हमारे लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमें अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना चाहिए। रिद्धि उस समय सिर्फ और सिर्फ आंटी की तरफ देखे ही जा रही रहती है। रिद्धि को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था आंटी की बातों से, क्योंकि जो आंटी थी वो उन्होंने जो कहा था वो तो रिद्धि पहले से ही कर रही थी। रिद्धि अपनी फैमिली के लिए बहुत डेडिकेटेड थी। उसकी फैमिली में सिर्फ कौन था, उसके पापा ही थे। मॉम के जाने के बाद उसी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी, तो उसे पता था कि अपने पेरेंट्स के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेशन क्या होना चाहिए था। उसके अलावा उसकी लाइफ में सिर्फ दो दोस्त थे, जिससे जिया और रश्मि था। वो जिया और रश्मि की भी बहुत केयरिंग वगैरह सब कुछ करती थी। उसके अलावा उसके अलावा जो था कि अब कायरा उसकी उनकी लाइफ में आ चुकी थी। जब कायरा उनकी लाइफ में आई तो उसे कायरा से भी लगाव हो चुका, लगाव प्यार सब चीज़ था। तो कायरा की फैमिली भी अब उसकी फैमिली बन चुकी थी, इसलिए वो आंटी और अंकल के लिए अब वो भी डेडिकेटेड हो चुकी थी। जाते टाइम जो आंटी हैं वो सिर्फ लास्ट में यही बोलती हैं, कायरा, रिलेशनशिप बनाना बहुत आसान होता है, प्यार करना आसान है, पर प्यार को हर मुश्किल और हर दौर पे निभाना मुश्किल है। अगर वो जिस दिन तुम सीख जाओगी ना, उस दिन प्यार क्या होता है एग्जैक्टली वो पता चल जाएगा तुम्हें। ये बोलकर जो आंटी रहती है वो जा ही रही रहती हैं। तभी वहाँ से जो रिद्धि रहती है वो कायरा को हक करी हुई रहती है, तो कायरा को छोड़ती है और वहाँ से आंटी के पीछे जाती है, क्योंकि इस समय कायरा को अगर किसी की ज़रूरत थी तो आंटी को भी किसी की ज़रूरत थी। उन्होंने भी अपने दिल का दर्द बयान किया था। बहुत सालों से उन्होंने अपने दिल पे वो जो दर्द छुपा के रखा था वो बयां किया था। अब ज़रूरत थी कि उन्हें भी कोई संभाले। ये बात रिद्धि बहुत अच्छे से समझ गई थी। तो रिद्धि जाते टाइम तनु की तरफ इशारा करती कि कायरा को संभालो, मैं आती हूँ। और वो वहाँ से जब बाहर जाती है तब वो आंटी को बोलती हैं, आंटी क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? तो कहती है कि बात क्या करनी है बेटा मुझसे? तो कहती है, आंटी कायरा को संभालने के लिए मैं हूँ, आप ये जानते हो, पर आपको संभालने के लिए कौन है? जिस इंसान के लिए आपने अपनी पूरी लाइफ बिता दी, वो इंसान आज भी रीना के लिए है। वो आज भी रीना आंटी को याद करते हैं। कायरा की मॉम जो रियल मॉम है उन्हें याद करते हैं। आपके जैसा डेलिकेशन, आपके जैसा प्यार मैंने आज तक नहीं देखा किसी में। मुझे हमेशा से गुस्सा आता था, मुझे थोड़ा सा लगता था कि आप ऐसे क्यों बिहेव करते हो और क्यों कायरा के साथ ऐसे अलग तरीके का बिहेव करते हो। मुझे डाउट बहुत पहले से था आंटी कि आपके और कायरा का रिलेशन रियल मॉम एंड डैड वाला नहीं है। अ, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मुझे था, क्योंकि जब वो एक्सीडेंट हुआ था तब आपने आकर जिस तरीके से बिहेव किया था, अगर कोई और होता तो वैसे बिहेव नहीं करता। तो उस समय मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ था आपके। और मैं जब भी कायरा से पूछती थी तो वो हमेशा से मुझे एक ही चीज़ बोलती थी कि मम्मी से नहीं करना है, मम्मी के बारे में बात नहीं करनी है, मम्मी के बारे में बात नहीं करनी है। तो मुझे हर पल ऐसा लगता था कि समथिंग इज़ डिफरेंट, समथिंग इज़ लाइक कुछ अलग ही है। पर आज जब पता चला तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि आपका तरीका गलत था, पर इंटेंशंस गलत नहीं थे। तो आंटी, आपको भी तो किसी की ज़रूरत है जो संभाले। तो उसकी मम्मी कहती है कायरा की कि मैं ठीक हूँ बेटा, मैं जाती हूँ, ज़रा उनको दवाइयाँ दे देती हूँ।
मैं ठीक हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ। आप कायरा को सँभालो क्योंकि उसके लिए ये चीज़ डाइजेस्ट करना आसान नहीं होगा। मैं इतने सालों से हूँ, मैं समझ सकती हूँ। आप उसको सँभालो। ऐसे कह के जब आंटी जा ही रही रहती है तो आंटी चुपचाप चली जाती हैं। रिद्धि बस आंटी को ऑब्ज़र्व करके देख रही रहती है। उसे ये चीज़ पता थी कि आंटी अभी बहुत कंट्रोल कर रही हैं बट इमोशंस को नहीं। रिद्धि जो रहती है वो भी पीछे-पीछे आंटी के जाती है। जब आंटी रूम पर जाती हैं तो वो मेडिसिन खिलाती हैं और उसके पापा की तरफ देखती हैं कि उम्मीद से कि उनकी आँखों में आँसू थे। आंटी की आँखों में आँसू थे। कायरा की मॉम की आँखों में आँसू थे। तो बस वो ये वेट कर रही थी कि कभी कायरा के पापा उससे ये पूछे कि ये आँखों में आँसू क्यों है? क्या हो गया है? बट उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने मेडिसिन्स ली और खा ली और खाने के बाद वो आराम से अपना मुँह दूसरी तरफ करके सो गए। आंटी की आँखों में थोड़ा और आँसू आ गए थे और अब वो टूट रही थीं। तभी जो रिद्धि रहती है वो आंटी का हाथ पकड़ती है और दूसरे रूम में लेकर आती है और उनको हग करती है और बोलती है आपको रोना है, आप रो लीजिए क्योंकि आज अगर आप नहीं रोईं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा रो रही रहती हैं आंटी, बहुत रो रही रहती हैं, बहुत रोते हुए कहती हैं कि रिद्धि पता है मैंने मैंने बहुत प्यार किया है इनसे। मैं पता है जब स्कूल टाइम से बहुत प्यार करती थी इनसे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करती थी। पर जब मुझे पता चला कि इन्हें रीना से प्यार हो गया है और रीना भी इनसे प्यार करती है, मैं कभी इनके बीच में नहीं आई क्योंकि मैं कभी आना ही नहीं चाहती थी। और मेरा कुछ भी नहीं था यार, मुझे नहीं आना था। मेरे लिए मेरी दोस्ती से बढ़कर और कुछ नहीं था और इनकी खुशी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और मैंने अपनी पूरी लाइफ इनकी खुशी के लिए दे दी। टीना के साथ जब इनकी एंगेजमेंट हुई थी ना, ये रोने के लिए सिर्फ मेरे पास आते थे। खुशी के लिए तो इनको रीना दिखती थी, कभी मेरी खुशी में शामिल ही नहीं हुए। मुझे क्या पसंद है, क्या चीज़ें हैं, क्या करना है, रिद्धि कभी बात नहीं करी। कभी इन्होंने पूछा तक नहीं मुझसे कि मुझे क्या पसंद है। मेरी एक मनपसंद ड्रेस तक ला कर नहीं दी। मुझे साड़ी पहन पसंद है, कभी इन्होंने साड़ी ला कर नहीं दी मुझे। मेरी पूरी लाइफ ना यही उम्मीद में बीत गई कि कभी तो इनको मेरा प्यार दिखेगा, कभी तो इन्हें समझ में आएगा कि वो लड़की जिसने जिसके पास सुनहरी लाइफ थी वो छोड़कर उन्होंने इनको चुना है, तो कभी तो समझ में आएगा। बट नहीं, रिद्धि कभी समझ में नहीं आया, या ये कहूँ ये समझना ही नहीं चाहते। ये ना सिर्फ और सिर्फ मुझे लेकर तो आए हैं, पर कभी भी एक वाइफ का दर्जा या एक माँ का दर्जा नहीं मिला मुझे। कायरा ने कभी मुझे माँ नहीं समझा और इन्होंने कभी मुझे वाइफ का दर्जा नहीं दिया। पूरी लाइफ हमारी ऐसी ही बीत गई। मेरा तो जिंदगी ऐसी चली गई। बहुत दर्द होता है दीदी, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बहुत 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 ज़्यादा दर्द होता है यार। जो रिद्धि रहती है वो चुपचाप सुन रही रहती है और आंटी के हाथ पे हाथ रखकर उन्हें एक तसल्ली देती कि मैं हूँ यहाँ पर, और अच्छे से बात करती है। फिर थोड़े टाइम उनको बहुत प्यार से हग करती है और उनको बोलती है आंटी मैं आपके पिछले हुए कुछ सालों को वापस तो ला नहीं सकती हूँ, जो आपने सेक्रीफाइस कर दिए जो हो गया, लेकिन मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगी कि आने वाला वक्त आप अपने खुशी से बिताओ, चाहे वो कायरा के साथ हो या चाहे अंकल के साथ हो। ये पल आप हंसते खिलखिलाते खुशी से बिताएं, ये मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। तभी जो आंटी रहती हैं वो पहली बार रिद्धि को बहुत टाइटली हग करके बोलती है बेटा आप क्या कर सकते हो, इतने साल हो गए कभी कुछ हुआ नहीं है, अब क्या होगा। बदलाव होगा आंटी, बहुत अच्छे से बदलाव होगा।
क्योंकि अभी तक किसी ने आपकी कहानी सुनी ही नहीं थी। यहाँ पर सबको सिर्फ अपना अपना दिख रहा था। कायरा अपना लेकर बैठी थी, अंकल अपना लेकर बैठे थे। इन्होंने कभी खुद से होकर आपके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था। और हालांकि कायरा की तो गलती मैं मान नहीं सकती हूँ। तभी आंटी हंसते हुए बोलती है, आखिर आपकी गर्लफ्रेंड है इसलिए? तो कहती है, नहीं आंटी, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही इमैच्योर है। वो उसमें मैच्योरिटी की उम्मीद आप नहीं कर सकते हो। मैंने तो स्टार्टिंग से उसे वैसे ही देखा है, मस्ती खिल खिलखिलाते हुए, बिना सोचे काम करते हुए। और वो है स्टार्टिंग से ऐसी चुलबुली टाइप। मेरे पास भी वो वैसे ही आई थी। मुझे जैसी है वो है, पर वक्त के साथ थोड़ी समझदार हो गई है वो। तो कहती है, हाँ देखा था मैंने समझदारी उसकी, वक्त के साथ हो गई है आपके साथ रह रह के। तो रिद्धि हंसते हुए बोलती है, हाँ आंटी और भी हो जाएगी, आप टेंशन ना लो। तो कहती है, मुझे टेंशन नहीं है कायरा की, मुझे टेंशन आपकी है। तो कहती है, मेरी क्यों है आपको? तो कहती है, पता है, मैं पास्ट दोहराना नहीं चाहती हूँ, और पास्ट दोहराता हुआ देखने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। रीना ने जो इनके साथ किया वो कायरा अगर आपके साथ करेगी तो नहीं देख सकती मैं पहले बदल नहीं सकती थी कुछ भी चीज़, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं था। पर अब तो मैं देख चुकी हूँ। अब अगर मेरे से बदलते बनेगा तो मैं कोशिश यही करूँगी। तभी जो रिद्धि रहती है वो हाथ पकड़ती है आंटी का और बहुत प्यार से कहती है, मैं वादा करती हूँ कायरा मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेगी। कायरा रीना आंटी की तरह नहीं है। हाँ, बच्ची है उनकी, सिमिलर है, गुण आए हैं, बट कायरा में परवरिश आपकी भी है। आप ये क्यों भूल जाते हो? आप डांटते हो, चीज़ें करते हो, बट उसे समझा के रखते हो। पता है वो डरती है आपसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कुछ भी गलत काम या कुछ भी करने से पहले ना आपके बारे में सोचती है। मम्मी को पता चल गया तो क्या होगा? मम्मी पूछेगी तो क्या होगा? अनजाने में ही सही, डर की वजह से ही सही, पर वो पूछती तो है आपके बारे में। अब जो डर है उसे प्यार में बदलना है, बस यही तो फ़र्क है। वरना केयर तो वो भी करती है, समझती तो है। आंटी मैं नहीं जानती कि ये कैसे होगा, क्या होगा, पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मैं कोशिश पूरी करूँगी कायरा को समझाने की, कायरा को एक मैच्योर्ड इंसान बनाने की कोशिश मेरी हमेशा से रहेगी। और मैं ये चाहूँगी कि वो बहुत समझदार इंसान बने और आपके साथ समझदारी से रहे। उसे बस समझाने की देर है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने अपने दिल की बात मेरे साथ शेयर करी। अब आप आगे देखते जाइए कि आप जितना रोए हो, जितना आप तड़पे हो, या जितना आपने सेक्रीफाइस किया है, वो सब आपको वापस मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो तभी जो कायरा की मॉम रहती हैं वो ऐसे पूछती हैं, ये एक बहू का वादा है या एक कायरा की फ्रेंड का वादा है? तो रिद्धि हंसते हुए बोलती है, जैसा आप सही ही समझे, पर पहले वादा को निभा लूँ, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि बहू बनाना है या फ्रेंड ही ठीक है। पहले मैं अपने वादा को निभाने की कोशिश तो करूँ। और ऐसे कह के जो रिद्धि है वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो रिद्धि जब जा रही रहती है तभी आंटी कहती है, बेटा कायरा का ध्यान रखना। तो कहती है, हाँ आंटी मैं बहुत अच्छे से रखूँगी। और फिर वो ऊपर की तरफ जाती है और फटाफट जाती है, तो कायरा बहुत रो रही रहती है, तनु भी रो रही रहती है। तो कायरा जो रिद्धि रहती है वो तनु की तरफ देखते हुए बोलती है, मैंने आपको चुप कराने को कहा था, आप रोने लग गई हो साथ में। तो कहती है, मैम कैसे चुप कराऊं, मेरे से तो खुद ही नहीं हो रहा चुप, मुझसे नहीं होता हैंडल, मेरी कायरा को कितना पेन हो रहा है आप नहीं समझ सकते हो, कितना ज़्यादा हर्ट हो रही है। तभी वो जब उनके बाजू में, दोनों के बाजू में बैठती हैं, तभी जो कायरा है वो एकदम से हक करके बहुत रोने लगती है। तभी जो दीदी है वो उसके बालों, सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा मेरी बात सुनो, आपने जो किया है वो जानबूझ के कहाँ किया है, अनजाने में किया है ना, तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा दिल पे रख कर क्या फ़ायदा है। लेकिन अगर अभी आप नहीं सुधरी
और अभी आपने अपनी मम्मी को वो प्यार नहीं दिया जो वो डिज़र्व करती है, तो फिर आप गलत होंगी। फिर आप चाहे जितना रोना चाहो, गिल्टी फ़ील करना चाहो, आप कर सकती हैं। लेकिन अभी आप फ़ील नहीं कर सकती हैं क्योंकि अभी आपने कुछ गलत नहीं किया है। कायरा, कुछ वक़्त बीत चुका है, उसे हम वापस तो नहीं ला सकते ना। मैं जानती हूँ अभी आपको बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत सिचुएशन आपकी बहुत क्रिटिकल है। ऐसी हालत हो चुकी है कि जहाँ आपको समझाने में बैठूँगी तो शायद गलत होगा। आप रोना चाहती हैं, आप रोइए, बहुत रोइए। आज जितना रोके अपने दिल से, जो भी मम्मी के लिए आपने गलतफ़हमी या जो भी आपके अंदर जो है, वो सब निकालिए। मैं रोकूँगी नहीं। पर अब से आपको नेक्स्ट डे से अपनी मम्मी की केयर करना सीखना होगा। मम्मी को वो प्यार देना सीखना होगा जो वो डिज़र्व करती हैं। कायरा, योर मॉम इज़ ऑसम। वो कभी मेरे और आपके रिश्ते के लिए भी अगेंस्ट नहीं है। बस थोड़ी सी चीज़ है जो उनको ठीक नहीं लगती है। अगर हम वो उन्हें ठीक करके दिखा देंगे तो उन्हें कभी भी कोई इशू होगा ही नहीं ना। और हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि हमें अपनी माँ बाप का ख्याल रखना है, तो हमें उनके हिसाब से करना होगा। ऐसा ही है। तो जो कायरा रहती है वो थोड़ा-सा रो रही रहती है और बहुत रोते हुए रिद्धि की तरफ देखते हुए बोलती है और उसे हग करके बोलती है, हाँ, मैं अच्छी बेटी बनने की कोशिश करूँगी। रिद्धि, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, बट आप मेरा साथ रहोगे ना? तभी वो एकदम से उसके फ़ोरहेड पे किस करते हुए बोलती हैं कि हमेशा रहूँगी साथ, हमेशा। और कैसे करना है, क्या करना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको आपकी मदद जितनी हो सकती है मैं काफ़ी अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। रिद्धि, पता नहीं कब और कैसे होगी सारी चीज़ें, पर ज़रूरी है कि आपका ख़्याल रखा जाए। मैं सिर्फ़ इतना जानती हूँ कि अभी एट प्रेज़ेंट आपको और आपकी मम्मी को एक दूसरे की ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे तभी तो अच्छे से एक दूसरे के साथ वक़्त बिता पाओगे। वक़्त बिताओगे तो एक दूसरे के साथ जो भी गिले-शिकवे हैं वो दूर होंगे। इसमें अभी आपको थोड़ा वक़्त अपने मॉम-डैड को देना चाहिए। इट्स योर फैमिली टाइम। तो कहती है, हिम्मत नहीं हो रही है यार मेरी, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, मैं कैसे बात करूँ मेरी मम्मी से। तो कहती, अपने माँ-बाप से बात करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत नहीं होती है, प्यार की ज़रूरत होती है। जाओ, बात करो। तनु बोलती है कि हाँ कायरा, रिद्धि मैम सही कह रही हैं। इस समय तुम्हें अपनी मॉम के साथ बात करके पूछना चाहिए हर एक चीज़ें, और अपनी मॉम के साथ समय बिताओगी तो ही ज़्यादा बेटर होगा। हम लोग तो यहीं पर ऑल टाइम है। ऐसे कह के वो करती है, लेकिन जो रिद्धि रहती है वो अभी इस स्टेज कायरा जो रहती है अभी इस स्टेज पे रहती ही नहीं है कि वो किसी भी हाल में अभी अपने आपको मतलब आंटी के साथ बात कर सके। और आंटी भी इस स्टेज पे नहीं रहती है। तो जो रिद्धि रहती है वो बहुत टाइटली हग करती है और तनु को कहती है कि तनु, बहुत लेट हो गया है, रात को बहुत ज़्यादा हो गया है, आप घर पे निकलिए, मैं रिद्धि को संभाल लूँगी। तो कहती, पक्का ना मैम, वरना मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ। तो वो कहती है, नहीं नहीं, आज रात मत रुको आप, मैं हैंडल कर लूँगी। वैसे भी आपकी मम्मी को भी टेंशन हो रही होगी, आप जाओ। तो कहती है, हाँ, मैं भी निकलती हूँ। हाँ, मैंने भी मम्मी और पापा को बिना बताए आ गई हूँ। और मैंने भी कभी कभार मॉम डैड के साथ बदतमीज़ी कर देती हूँ, तो मुझे भी ऐसे नहीं करना चाहिए। तो रिद्धि स्माइल करते हुए बोलती है, अच्छी बात है तनु, आपको कायरा के साथ आपको भी रियलाइज़ हुआ कि मॉम डैड से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ, कोई नहीं है, मैं निकलती हूँ करते हुए। तो तनु रहती है वो भी बहुत रोई रहती है। तो तभी जो हमारी रिद्धि रहती है वो बोलती है, तनु, आप बहुत ज़्यादा रोए हो, वीक हो, आप गाड़ी से मत जाओ, आपके लिए मैं कैब बुक करती हूँ, आप स्कूटी जो है वो यहीं पे ले जाओ, कल भले कायरा के घर से उठा लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता नाउ यू आर इन द स्टेज टू ड्राइव। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मैम, मैं चला लूँगी। तो कहती है, मैं कुछ कह रही हूँ, सोच समझ के ही कह रही होंगी ना, आप वीक हो, आपके हाथ कब कपा रहे हैं, आप रो रहे हो बहुत। तो कहती है, हाँ, मतलब मुझे नहीं पता था मेरी बेस्टी के साथ ऐसा होगा, अब मुझे बहुत रोना आ रहा है,
मैम मैं भी यहीं रुक जाती हूँ ना, प्लीज़ मुझे घर मत भेजो। तो कहती है अरे, तो कहती है नहीं नहीं मुझे भी नहीं जाना है, मुझे कायरा को छोड़ के नहीं जाना है कहीं पर, आप रहने दो ना, मुझे घर मत भेजो। तो कहती हैं ठीक है नहीं जाना है, ओके फाइन, आंटी को फ़ोन करके तो इन्फॉर्म करो कि बेटा कहाँ हो। तो कहती है हाँ हाँ मैं 1 मिनट में फ़ोन करती हूँ। तो जो तनु रहती है वो इन्फॉर्म करती है और अपनी मम्मी से करीब आधा घंटा बात करती है और आधे घंटे में वो सारी सिचुएशन बताती है। उसकी मम्मी भी बहुत अच्छी रहती है तनु की, जो मतलब अंडरस्टैंडिंग रहती हैं सिचुएशन को, और सिचुएशन को समझ के क्या बोलते हैं कि बेटा अभी तुम कायरा के पास ही रुक जाओ, आने की भी ज़रूरत नहीं है, और लगे तो बता देना, हम तुम्हारी ज़रूरत का सामान वहाँ भेज देंगे। तो आके तनु बताती कि ऐसे ऐसे बात हो चुकी है। तो फिर जो थोड़ी देर होती है, थोड़ी देर के बाद जो कायरा रहती है वो रिद्धि को छोड़ ही नहीं रही रहती है, इतनी टाइटली हग करती है। तो रिद्धि बोलती कि बेटा मेरे को थोड़ी देर तो छोड़ो, वेट ना, मैं आई 1 मिनट में। और तनु के पास रहती, तनु जो रहती है वो कायरा का हाथ पकड़ी रहती है और बहुत प्यार से उसे रहती है। थोड़ी देर में जो कायरा जो होती है वो बहुत रोती है, मतलब इतना ज़्यादा रोते रोते ना उसकी ना तबीयत ख़राब होने लगती है। तो जो रिद्धि रहती है वो संभालती है और बोलती है बेटा रो ना, कम करो, कुछ नहीं। नीचे से जाती है, किचन में जाती है, सर्वेंट्स भी रहते हैं वहाँ पर वो सर्वेंट्स को बिना कुछ बोले खुद ही खाना बनाती है। वो सबसे पहले वो जो सूप बनाती है दोनों के लिए, तनु और कायरा के लिए, और खासी खास आंटी और अंकल के लिए भी बनाती है, सबके लिए बनाती है। तो बना के वो जब लेकर आती है तो पहले तो अंकल आंटी के रूम पे जाती है, आंटी को सर्व करती है वो, और बोलती है आंटी आप ये सूप पियो, सुबह से आपने भी कुछ नहीं खाया है। तो बोलती है बेटा आपको बनाने की क्या ज़रूरत थी, मतलब सर्वेंट्स है आप उनसे बोल देते। तो कहती है आंटी क्या फ़र्क पड़ता है मैं बनाऊँ या क्या कोई और बनाए, आप सूप पीजिए ना, और प्लीज़ अभी रोना नहीं। तो कहती है नहीं नहीं मैं नहीं रोऊंगी, इतनी भी वीक नहीं हूँ मैं, इतने सालों से अच्छे खासा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। तो कहती है आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट हो आप, जो इतने अच्छे से हर चीज़ को बहुत प्यार से टैकल किया है, और यही बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। अच्छा आप ये सूप पियो पहले। रूम पर जाती है तो अंकल को भी सूप देती है, तो अंकल को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बेटा आप मेरे लिए सूप बना कर लाए हो, तो वो कहते कि हाँ आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे तो मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें तो करनी है, पहले आप ये सूप पी लीजिए उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। और सूप दे देती, ऊपर 2 सूप लेकर जाती है वहाँ पर, तो वो तनु को देती है और तनु को बोलती है पहले तो सूप पियो और रोना बंद करो, रोने से हर सिचुएशन सॉल्व नहीं होती है बच्चा, पहले हम धीरे धीरे हर सिचुएशन को सॉल्व करेंगे ना, आप रोगे तो कैसे चलेगा, आप रोना बंद करो। और बहुत प्यार से सूप पिला रही थी, कायरा को उठाती है, कायरा को बोलती है सूप पियो, तो कायरा बोलती है आप अपने लिए नहीं लाए, तो कहती है मुझे पता है कि ये जो सूप का बाउल है इसमें से आधी तो आप ही पियोगे और आधा मैं पीऊँगी, क्योंकि आप तो खुद तो फिनिश करोगे नहीं, मुझे ही पिला दोगे। तो हंसते हुए वो बोलती कि आपको कैसे पता, तो कहती मुझे सब पता है, आपके साथ रह रह के मुझे आदत है, पहले आप सूप पियो, चलो स्टार्ट करो। तो वो बहुत प्यार से पिला रही रहती है। फिर थोड़ी थोड़ी देर में जो तनु मतलब जो कायरा रहती है वो रिद्धि को भी सूप पिला रही रहती है, दोनों एक दूसरे को सूप पिला रहे रहते हैं। तनु को देख के इतना क्यूट लगता है कि यार लाइफ में ना पार्टनर हो तो ऐसा हो, हर एक सिचुएशन में साथ देने वाला, चाहे वो घर की सिचुएशन हो या बाहर की सिचुएशन हो। रिद्धि से बेस्ट पार्टनर कभी कायरा को मिल नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत कंपैटिबिलिटी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। थोड़ी देर में ना रिद्धि का फ़ोन बजता है और उसके डैड का फ़ोन होता है, वो डैड का फ़ोन पिकअप करती है और कायरा को बोलती है आप सूप पियो मैं 2 मिनट में आई। तो वो बाहर जाती है गैलरी के साइड पे, वो अपने पापा से बात कर रही रहती है, पापा को सारी सिचुएशन बताती है, ये हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ है पापा, ये सारी सिचुएशन है। उसके पापा को भी जब पता चलता है तो वो थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि इतने टाइम से मतलब उसे ही नहीं पता था कि उसकी मॉम नहीं है, वो स्टेप मॉम है। तो बाद में वो बोलते हैं कि अभी आपने क्या सोचा है, तो कहती पापा क्या आज मैं रुक जाऊं कायरा के पास, क्योंकि कायरा को मेरी ज़रूरत है। तो उसके पापा कहते बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है, हाँ हाँ ज़रूर रुको, मुझे कोई इशू नहीं है, और आखिर हमारी बहू का ख्याल रखना अब तो फ़र्ज़ बनता ही है हमारा। तो वो कहती है कि पापा
तो वो बोलती क्या बेटा, है वो हमारे घर की बहू, ऑफ कोर्स। कायरा का ध्यान रखो, सिचुएशन है, वैसे भी फैमिली है हम, एक दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा। और बहुत अच्छे से केयरिंग वे में वो चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल करती है रिद्धि। थोड़े टाइम के बाद जो रिद्धि रहती है वो अपना फ़ोन रख देती है और जाती है, जाकर आराम से। तो थोड़े टाइम के बाद जब वो वापस आती है तो कायरा पूछती है कि क्या हुआ, अंकल ने क्या कहा, आपको जाना है क्या? तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे जाना नहीं है, मैं थोड़ी देर से जाऊंगी, मतलब मैं कल चली जाऊंगी, अभी नहीं, अभी आप ही के साथ रहना है। तो तनु भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलती थैंक यू मैम, आप यहाँ रुक रहे हो। तो वो कहती है थैंक यू, मुझे बोलना चाहिए आपको कि आप यहाँ रुक रहे हो कायरा के लिए। मुझे तो लगा था कि आप अपनी फ्रेंडशिप इतने अच्छे से निभा रहे हो, ये देखने लायक है। तो कहती है अरे मैम, आपसे ही तो सीखा है। तो रिद्धि कहती है हम मुझसे, तो कहते हैं आपने तो अपनी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छे से निभाई है रश्मि और जिया मैम के लिए। तो कहती है हाँ, एक्चुअली आज ना मुझे रश्मि को भी कॉल करना था, वो मुझसे मिलने आने वाली थी, बट हाँ वो मुझे मिलने वाले थे, बट कोई बात नहीं। तभी जो रश्मि का कॉल आता है रिद्धि के मोबाइल पे, तो वो कहते कि कहाँ है यार तू, अंकल मतलब फ़ोन ही नहीं उठा रही है, बहुत टाइम से मैं तुझे कॉल करे जा रही हूँ। तभी रिद्धि कहती है यार वो थोड़ा सा मैं कायरा के साथ हूँ, थोड़ी सिचुएशन ठीक नहीं है। तो कहती है अच्छा कायरा को ज़रूरत है तेरी? तो रिद्धि कहती है कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरी। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, तो तू उसी के साथ रह, हम लोग कभी और मिल लेंगे। तो जो कायरा रहती है वो जो रिद्धि रहती है वो कहती है हाँ यार मैं बाद में मिलती हूँ, कोई इशू नहीं है। तो कहती है कि हाँ यार इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है हम सब में। तो कहते हैं कि हाँ थैंक गॉड। तो ये लोग हंसने लगते हैं। थोड़े टाइम के बाद जो आंटी आती हैं रूम पर रिद्धि और कायरा को, तो वो बोलती है रिद्धि बेटा आप यहीं रुक रहे हो आज? तनु आप भी रुक रहे हो? तो वो कहती है कि हाँ हाँ आंटी हम लोग रुक रहे हैं, तो कोई इशू तो नहीं है ना? तो कहते बिल्कुल भी नहीं है, इतना बड़ा घर है, इतने सारे रूम्स है, कहीं पर भी जाओ, किसने मना किया है? तो वो कहते कि नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं आंटी, इसको अकेला नहीं छोड़ सकते ना, मैं अभी कायरा को अकेला नहीं छोड़ सकती, ये अभी छोड़ने लायक है नहीं है, इसलिए आंटी हम ऑल टाइम इसके साथ ही रहेंगे। तो वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ ठीक है रहो, मुझे कोई भी इशू नहीं है, आप जितना रहना चाहो रहो। अच्छा मैं खाने का डिनर करवा दूँ? तो तभी तनु बोलती नहीं नहीं आंटी बिल्कुल भूख नहीं है, अभी अभी इतना सारा सूप पिलाया है मैम ने। तो रिद्धि कहती है कि आंटी थोड़ी देर से मैं इनको खिला देती हूँ, आप और अंकल खा लीजिए और फिर करें। तो कहती है कि हाँ मैं खाती हूँ रिद्धि। तो तभी जो रिद्धि है वो बोलती है हाँ आंटी, कहती है थैंक यू सो मच। तो वो कहती है आंटी इसमें मुझे थैंक यू बिल्कुल भी ना कहिए, इसमें थैंक यू कहने वाली कोई बात ही नहीं है। मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, और फैमिली के लिए नहीं करूँगी तो और किसके लिए करूँगी। और ये बोलकर जो रिद्धि है वो आंटी के साथ थोड़ा बाहर जाती है, तो आंटी को बोलती है कि आप थोड़ा सा वक्त अंकल के साथ गुजारो, आप उनके साथ जितने अच्छे से बात करोगे तो जो आंटी रहती हैं वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहती है, क्योंकि उनको वो बात याद आ चुकी रहती है कि जब रो रही थी वो, उनकी आंखों में आंसू थे, तब भी रिद्धि के सॉरी कायरा के पापा ने एक बार भी उनसे ये नहीं पूछा कि आप रो क्यों रही हो। ये सारी बातें देखकर ना उनका दिल अंदर से ना पूरा सा फट सा गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये क्यों किया, क्या हुआ। बिल्कुल भी उनकी इच्छा नहीं थी, पर फिर भी जो रिद्धि की मम्मी रहती हैं, सॉरी जो कायरा की मम्मी रहती हैं, वो रिद्धि को कहती हैं मैं ट्राई करूँगी, बस इतना बोल के चली जाती है। दूसरी तरफ जो रिद्धि आती है वो कायरा के साथ बैठती है और कहती है कि तुम लोग बहुत बोरिंग हो चुके हो, शायद अगर कुछ मूवी लगाया जाए तो अच्छा लगेगा। तो कहती है कि तभी कायरा बोलती है कि नहीं मेरी इच्छा नहीं है मूवी देखने की, और वो ना बहुत ज़्यादा रिद्धि को हग कर लेती है टाइटली। तो जो रिद्धि रहती है वो उसे हग करते हुए कहती है, तो वो हग करती है, तभी वो कहती है कि बेटा थोड़ा सा अगर माइंड फ्रेश करने के लिए टीवी वगैरह देखोगे तो अच्छा लगेगा। तो थोड़ा
तो वो कहती है कि हम थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, पर कायरा बहुत रो रही रहती है। तभी जो दी रहती है वो तनु को इशारा करती है कि जाओ टीवी चालू करो, थोड़ा टाइम के बाद मूड ठीक हो जाएगा। वो टीवी चालू करते हैं और कॉमेडी सीरियल्स लगाते हैं, बहुत कॉमेडी मतलब कॉमेडी होती है। तो वो कहती है कि यार टीवी में तो कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, मैं यूट्यूब से कनेक्ट करूँ? तो रिद्धि बोलती कि हाँ कर लो, कुछ अच्छा हो तो डेफिनेटली लगाओ। तो यूट्यूब से स्टैंड अप कॉमेडीज़ बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं जिससे देख के माइंड फ्रेश हो। पहले तो कायरा का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी देखने की, लेकिन फिर थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो इतने फ़नी मोमेंट्स होते हैं, फ़नी चीज़ें होती है, कॉमेडी होती है कि उसको देख के काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा मूड फ्रेश होने लगता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक एंड शेयर। एंड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो चुकी है कुछ रीजंस की वजह से। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।